हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया बीपीएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर जरूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन पाठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में डैश लिपि और डैश भाषा में दिए गए थे। क्वेश्चन क्या कहता है? जो अशोक के द्वारा लिखा गया शिलालेख है वह कौन सी लिपि और कौन सी भाषा में है? तो यह ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? यह कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस चोल शासक ने गंगई कोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? तो गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण किए थे राजेंद्र प्रथम। बी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का नाम उलुग खान था? तो उलुग खान बलबन का नाम था। बलबन लौह एवं रक्त नीति अपनाया, सिजदा पैबोस प्रथा स्टार्ट किया, नवरोज त्योहार स्टार्ट किया, इल्तुतमिश के द्वारा जो चहलगानी की स्थापना की गई थी उसको खत्म किया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें उत्तर मुगल कालीन राज्य है और उसके संस्थापक है। देख लेते हैं कौन से राज्य का कौन संस्थापक है। बंगाल दिया हुआ है, बंगाल का जो संस्थापक था मुर्शिद कुली खां को माना जाता है। तो ए का 3 हो जाएगा। दूसरा अवध है, अवध का सआदत खां या बुरहान उल मुल्क कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद हैदराबाद है, हैदराबाद का है निजाम उल मुल्क, तो ये हो जाएगा सी का 4। मैसूर का हैदर अली, ये डी का 1। 3 2 4 1 हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन में यही हमारा सही है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। रिंग फेंस या घेरे की नीति के प्रणेता कौन था? तो रिंग फेंस पॉलिसी कहिए या घेरे की नीति कहिए, वह वारेन हेस्टिंग इनके प्रणेता थे। ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फराइजी कौन थे? तो फराइजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 1857 ईस्वी क्रांति नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी हमको मिलान करना है। तो देख लेते हैं क्या क्या मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन और दूसरी तरफ दिया हुआ स्थान। तो देखते हैं कौन सा क्रांतिकारी संगठन किस स्थान पे स्थापना हुआ। तो सबसे पहले दिया हुआ है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, तो हो जाएगा इसका ए का 3। दूसरा है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन ब्रिटेन में हुआ था, बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया हाउस दिया हुआ है, बी में इंडिया हाउस दिया हुआ है जिसका लंदन ब्रिटेन है, यहाँ है यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस का सिएटल यूएसए में हुआ था, इसका सी का 4 हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में दिया हमें स्वदेशी सेवक गृह। स्वदेशी सेवक गृह का स्थापना हुआ था वैंकूवर कनाडा में, इसका डी का 5 हो जाएगा। तो 3 2 4 5 ये ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा सही होगा। अगला देख लेते हैं 10वां नंबर क्या है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपना स्वीकृति दी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अपना प्रस्ताव और स्वीकृति दी थी यह जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा में। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो करते हैं, देखते हैं क्या क्या असत्य कथन दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है यह अधिनियम 1878 ईस्वी में देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लगाया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है जिला दंड नायक को देशी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी, ये भी सही है। उसके बाद दिया हुआ है इसे 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो यह 1883 में रिपन द्वारा निरस्त नहीं किया गया था, यह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। तो ये कथन असत्य है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन।
13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या नगर 3 भागों में विभक्त था। तो धौलावीरा जो था यह 3 भागों में विभक्त था। ऐसे प्रायः जितने भी हड़प्पा सभ्यता के नगर थे 2 भागों में बटे होते थे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिनी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था। तो यह राजा जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिनी पूछा जाएगा। राज तरंगिनी को लिखा कौन था, तो इसका लिखा था कलहन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद का राजधानी था। तो मथुरा जो राजधानी था यह सुरसेन का था। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और सब देख लेते हैं, जैसे विराटनगर है तो विराटनगर का राजधानी था, सॉरी मत्स्य है, मत्स्य का राजधानी था विराटनगर। दूसरा क्या है, अवंती, अवंती का राजधानी था उज्जैन या माहिष्मति। फिर दिया हुआ है पंचाल, पंचाल का राजधानी था अहिछद्र या काम्पिल्य। और मथुरा का राजधानी सुरसेन। डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, सिकंदर के आक्रमण के समय 326-325 ईसा पूर्व के समय मगध पर किसका शासन विद्यमान था। तो उस समय मगध पर शासन था धनानंद का। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बीजापुर कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद क्या है। तो यह बीजापुर जो कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबद, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, दिल्ली स्थित किला ए कुहना क्या है। दिल्ली स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था शेर शाह। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे पहले डैश के अंत में, सबसे अंत में वापस गए, तो किस ईस्वी में वापस गए। तो यह 1961 ईस्वी में वापस गए। पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे और 1961 ईस्वी में यहाँ से वापस गए। चलिए अगला देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाते समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल या वायसराय थे यह थे लॉर्ड कैनिंग। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्रित अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यह डुप्ले ने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या सब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था लागू किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, लॉर्ड मायो के समय में पहली बार जनगणना करवाई गई थी, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां नंबर। 23वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 ईस्वी के विरोध के समय अंग्रेज ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24वां नंबर क्या है, भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के विभाजन के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे यह थे जेवी कृपलानी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राजसी उपाधि अधिनियम पारित किया गया था 1876 ईस्वी में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला फिर कहता है क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो देख लेते हैं क्या है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को डैश ने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, इसे कब और किन के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया J.A. हिक्की के द्वारा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इसमें हमको विचार करके बताना है, इसका सही कालक्रम अनुसार को बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1851 ईस्वी में। दूसरा दिया हुआ है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1852 ईस्वी में। उसके बाद दिया हुआ है द इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1876 ईस्वी में।
उसके बाद दिया हुआ है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1838 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं कौन सा है कालक्रम अनुसार। तो इसमें 4 पहले आ जाएगा, उसके बाद 1, फिर 2, 3, तो 4, 1, 2, 3 ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी की स्थापना जो की गई थी, तो यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी 1904 ईस्वी में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 31वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन जो है इस पेज का तो थोड़ा सा ब्लर है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी असुविधा के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन ध्यान से जरूर सुनिएगा। क्या है, भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला कथन दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ब्लर है। सबसे पहले है राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। पहला कथन फिर से सुनिएगा, क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, तो दो भी कथन सही है। क्या है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार का इस्तेमाल करता है। तीसरा दिया हुआ है, क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, बिल्कुल सही है। कथन जो दिया हुआ है, मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है, नहीं, मंत्री परिषद की नियुक्ति जो होती है यह प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री के सलाह से की जाती है, तो तीसरा कथन जो है ये असत्य है, सही नहीं है। ठीक है, चौथा कथन देख लेते हैं, क्या है, संसद केवल लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के इसके साथ में राष्ट्रपति भी होती है। ठीक है, तो संसद जो मिलकर के बनती है यह लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो चौथा भी असत्य है। तो हमसे पूछ रहा है जो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो 3 और 4 जो है ये कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है परंतु भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तभी कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना हो, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, संबंधित राज्य की सहमति हो, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में वह राज्य सूची में कानून बना सकता है। तो ये जो है तीनों कथन, तीनों स्थिति में जो है भारतीय संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से सभी। अगला देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में देखते हैं पहला कथन, क्या है, भारत का कोई भी नागरिक केवल स्व त्याग अथवा क्या है, वंचन मतलब पृथककरण द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। तो केवल स्वत्याग या वंचन नहीं हो सकता है, इसमें और सब भी कारण है। अगर वो देश छोड़ करके कहीं पर ज़्यादा दिन रह जाता है तो इस वजह से भी नागरिकता खत्म हो जाता है, तो ये और कारण हो सकता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला कथन है, ये गलत है। दूसरा क्या, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 जो है यह सही है, बी नंबर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 35वां नंबर। 35वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या है, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या है, अनुच्छेद 12 के मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं सभी राष्ट्रीयकृत बैंक। क्या है, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य के परिभाषा के अंदर आते हैं। भारतीय खाद्य निगम ये भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये भी राज्य के परिभाषा के अंतर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ये सभी उत्तर सही है जो कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह अनुच्छेद नंबर 148 में दिया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या सब लिखा हुआ है। क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के खाते का भी लेखा परीक्षण करता है। बिल्कुल सही है। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं राज्य के खातों का भी लेखा परीक्षक करता है। बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दूसरा कथन गलत है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। देखते हैं उसके बाद तीसरा कथन क्या है, वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। बिल्कुल सही है, तीसरा कथन सही है। तो हमको देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 और 3 ये दोनों कथन सही है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह जो भिन्न है, देख लेते हैं किस प्रकार से। जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होती है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में, ठीक है, परिवर्तनीय होती है। तो ये बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 38वां नंबर। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति किस मामले में किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा करने, फांसी को रोकने, सजा में विलंब या छूट देने, सजा को रद्द या माफ करने या उनमें कमी करने की शक्ति प्राप्त है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को किस मामले में किसी व्यक्ति को दी गई सजा को क्षमा करने, फांसी को रोकने, सजा में विलंब या छूट देने, सजा को रद्द या माफ करने या उसमें कमी करने की शक्ति प्राप्त है। तो दंड या सजा सेना न्यायालय ने दी हो तब ऐसा कर सकते हैं। दंड या सजा जो है सेना न्यायालय दी हो तब कर सकते हैं। क्या है, दंड या सजा ऐसे मामले संबंधी कानून को तोड़ने के लिए हो जिस पर संघ सरकार का अधिकार हो, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, ऐसा प्रकरण जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो। ये तीनों कथन जो है इससे प्राप्त है। जो राष्ट्रपति जो है ये सब मामले में जो व्यक्ति को दी गई सजा है उसको क्षमा कर सकता है या फिर उसमें कम कर सकता है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अगला 39वां नंबर देख लेते हैं क्या है, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है जो कथन सत्य है वो हमारा उत्तर होगा। सबसे पहले दिया हुआ है कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ, ये भी सही है। तीसरा है कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तो इसका तीनों कथन जो है सत्य है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव में कौन सा कथन असत्य है। यह संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है। बिल्कुल सही है, यह संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए सशक्त हथियार है जो अविश्वास प्रस्ताव है। तो पहला कथन सत्य है। क्या है, इसे विपक्षी दल अथवा अनेक विपक्षी दलों द्वारा मिलकर प्रस्तावित किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद सी नंबर में क्या है, इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रस्ताव का पारित होना अपमानजनक नहीं होता है। इस प्रस्ताव के पारित होने से क्या होगा, जो सरकार के जो भी मंत्रिपरिषद है उनको पद त्याग करना पड़ेगा, ये होगा। तो तीसरा कथन जो है सी नंबर कथन ये गलत है। चौथा नंबर देख लेते हैं, इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, बिल्कुल सही है। हमारा सी नंबर ऑप्शन असत्य है, यही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें हमको मिलान करना है, एक तरफ पर्वत श्रेणी दिया हुआ है, दूसरी तरफ पर्वत के प्रकार दिए हुए हैं। तो कौन किस प्रकार के पर्वत हैं, हम लोग चलिए उसको मिलान करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आल्पस। आल्पस पर्वत जो है यह वलित पर्वत है, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा दिया हुआ है वोल्सेज। तो वोल्सेज जो है ये है भ्रंशोत्थ पर्वत, ये हो जाएगा 1 नंबर इसका बी का। ठीक है, तीसरा है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है यह अवशिष्ट पर्वत है, ये हो जाएगा सी का 4। उसके बाद है फ्यूजियामा दिया हुआ है। फ्यूजियामा जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसका 2 हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेहूं की खेती के संदर्भ में सही है। तो देखते हैं गेहूं के खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गेहूं की खेती शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में की जाती है, बिल्कुल सही है। गेहूं की खेती के लिए 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। क्या है, यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदान की क्या है
चेरनोजम मृदा में गेहूं की अच्छी खेती होती है, बिल्कुल सही है। जो यूक्रेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है कि प्रेरी की मैदान है, प्रेरी की मैदान की जो चेरनोजम या फिर शेरनोजम कह सकते हैं, इस तरह की मृदा में गेहूं की अच्छी खेती होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर। इसमें क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज धातु दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पादक देश दिया हुआ है। देखते हैं कौन सा खनिज धातु किस उत्पादक देश से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दिया यूरेनियम, यूरेनियम कनाडा से है, बिल्कुल सही है, ए का हो जाएगा 2। दूसरा दिया हुआ है तांबा, तांबा चिली में होता है उत्पादन अधिक मात्रा में, तो ये हो जाएगा बी का 1। उसके बाद दिया है टीन व शीशा, ये चीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो सी का हो जाएगा 4, टीन शीशा चीन में। उसके बाद प्लेटिनम दिया हुआ है, यह दक्षिण अफ्रीका में होगा, और डी का 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, ये ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया हुआ है, भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमको देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला कथन दिया हुआ है, भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृति है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है, उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है, बिल्कुल गलत है। जो उत्तरी मैदान का निर्माण है वह लावा निक्षेपों से नहीं हुआ है, नदी के द्वारा लाया गया जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, तो ये कथन असत्य है। तो यही तीसरा हमारा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर केवल 3। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी तट मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं पश्चिमी तट मैदान में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मालाबार तट कर्नाटक से केरल के मध्य में है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कोंकण तट, यह गोवा से गुजरात लिखा हुआ है, ये गलत है। कोंकण तट जो है यह महाराष्ट्र गोवा के पास, महाराष्ट्र गोवा और कुछ पार्ट कर्नाटक तक पड़ता है कोंकण तट, ठीक है, तो ये कथन गलत है। तीसरा है कन्नर मैदान, गोवा से गुजरात के मध्य, महाराष्ट्र से गोवा के मध्य। कन्नर मैदान जो है यह कर्नाटक से लेकर के गोवा के मध्य में होता है, तो ये होगा। तो तीसरा भी गलत है। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो हो जाएगा 2 और 3 बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 46वां नंबर क्वेश्चन। तो 46वां नंबर क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है झेलम, झेलम जो है वेरीनाग झरना से निकलती है, ये बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है, ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है सतलज, सतलज जो है यह राक्षस ताल झील से निकलता है, या राकस ताल भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी का 2। सतलज जो है राक्षस ताल झील से निकलती है। तीसरा है ब्यास, ब्यास जो है ब्यास कुंड से निकलती है, ये भी सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद रावी है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होकर के निकलती है, तो ये डी का 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, यह ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं, ये पहला ऑप्शन में ही है, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 47वां नंबर क्या है, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। क्या है, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, जो निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रभावों का परिणाम होता है। तो देखते हैं किसके संयुक्त प्रभावों का परिणाम होता है। सबसे पहले दाब प्रवणता, इसके परिणाम भी है घर्षण बल और कोरियोसिस बल, ये तीनों के संयुक्त प्रभाव से ये परिणाम होता है, जिसको हम लोग पवन कहते हैं। क्या सब है, दाब प्रवणता का बल, घर्षण बल और कोरियोसिस बल, ये तीनों हो जाएगा 1 2 और 3, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महासागरीय जल के तापमान वितरण से संबंधित ताप प्रवणता के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, महासागरीय जल के तापमान वितरण से संबंधित ताप प्रवणता, जिसको थर्मोक्लाइन कहते हैं, के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही है। इसमें जो सही कथन है, यह एक सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, यह एक सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में गिरावट आती है, ठीक, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। देखते हैं कहाँ से कौन देश सुमेलित है। सबसे पहले दिया हुआ है लॉरेन, लॉरेन जो है यह फ्रांस से सुमेलित है, ये ए का 4 हो जाएगा। दूसरे तरफ दिया हुआ है मिडलैंड, मिडलैंड जो है यह यूके, ये हो जाएगा बी का 3। हमको लौह अयस्क क्षेत्र जो है
यह देश से मिलाना है, तो लॉरेन जो है यह फ्रांस में है, मिडलैंड यूके में है, किरुना स्वीडन में है, तो ये सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद यह है कोस्ताने जो है कजाकिस्तान में है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर डी का। इस तरह से 4 3 1 2 ये ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है? तो व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर है, 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो देखते हैं असत्य कथन इसमें क्या सब है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या है, सेंट लॉरेंस तथा ग्रेट लेक्स, क्या है, सेंट लॉरेंस तथा ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं क्या है, मैकेंजी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, तो मैकेंजी नदी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती, यह आर्कटिक महासागर में गिरती है, तो दूसरा कथन गलत है। कहाँ पर गिरती है? आर्कटिक महासागर में मैकेंजी नदी, तो दूसरा गलत है। तीसरा क्या है, मिसिसिपी नदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है, जो परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो मिसिसिपी नदी जो है यह पूर्व की दिशा में नहीं, यह दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है, तो तीसरा भी गलत है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा इसमें असत्य कथन की पहचान करना था, 2 और 3 हो जाएगा, सी नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं 52वां नंबर, क्या है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ प्रजाति समूह दिया हुआ है, दूसरी तरफ निवास स्थान दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कौन सा प्रजाति समूह जो है किस निवास स्थान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ये सिंधु सभ्यता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है मंगोलॉयड, मंगोलॉयड जो है यह हिमालय क्षेत्र से है, ये हो जाएगा बी का 2। तीसरा है भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय जो है मध्य व दक्षिण भारत में है, तो ये हो जाएगा सी का 3। चौथा दिया है पोलियो व मंगोलॉयड, पैलियो मंगोलॉयड, तो पैलियो मंगोलॉयड जो है यह तिब्बत सिक्किम क्षेत्र में है, तो डी का 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 53वां नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अग्नि चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है? तो हमको देखना है अग्नि चट्टान के संदर्भ में जो सही नहीं है। अग्नि चट्टान स्थूल पर्वत रहित, कठोर, सघन या जीवाश्म रहित होती है, तो बिल्कुल सही है। अग्नेय चट्टान जो है यह स्थूल पर्वत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सिलिका की मात्रा कम होने पर अग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है, ये भी सही है। तीसरा क्या दिया हुआ है, कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नेय चट्टान अम्लीय होती है, तो ये गलत है। जो कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नेय चट्टान होती है वह अम्लीय नहीं होती है, वह क्षारीय होती है, तो इसका जो है कथन असत्य है, मतलब सही नहीं है, वह सी नंबर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। किधर से? हमको दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सबसे दक्षिणतम जो है यह पीरपांजाल श्रेणी है, ये आ जाएगा। उसके बाद जास्कर है, तो जास्कर आ जाएगा, फिर आ जाएगा लद्दाख, और सबसे जो है उत्तर की श्रेणी जो है वह है काराकोरम, ये 4 नंबर में आ जाएगी काराकोरम। तो इस तरह से 3 2 4 1 ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 55वां नंबर, क्या है, ग्रहिका निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्रहिका जो है पाए जाते हैं, ये किस ग्रह के बीच में? बृहस्पति तथा मंगल के मध्य में ग्रहिका पाई जाते हैं, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन के आकार की आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो जो के आकार की आर्थिक रिकवरी का सर्वोत्तम वर्णन करता है वह है आर्थिक मंदी के बाद की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दरों, समय या परिणाम को सुधार होता है, वही क्या कहलाता है? के आकार की आर्थिक रिकवरी की सर्वोत्तम वर्णन। ठीक है, सर्वोत्तम वर्णन क्या है? आर्थिक मंदी के बाद की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दरें या अलग अलग दरों, समय या परिणाम को सुधार होता है, यही है के आकार की आर्थिक रिकवरी। चलिए अगला देख लेते हैं 58वां नंबर, क्या है, राष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो देखते हैं क्या है राष्ट्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के संदर्भ में कथन। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक हैं जिनकी शुरुआत निजी बैंकों के रूप में हुई और बाद में सरकार द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो इसका अधिग्रहण कंप्लीट सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में। इसमें बहुमत हिस्सेदारी होती है सरकार की। क्या होती है? सरकार की बहुमत में हिस्सेदारी होती है। तो पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय बैंक वे बैंक है जिनकी शुरुआत सरकारी बैंकों के रूप में हुई थी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय बैंक है उसकी शुरुआत जो है कोई व्यक्ति से निजी तौर पे शुरुआत की गई थी, बाद में उसको सरकार के अधीन कर लिया गया। ये भी कथन गलत है। तो इसका ना तो एक ना ही दो, ये डी हो जाएगा। कथन कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए उपयोग की जाती है? तो भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था जो उपयोग की जाती है आर्थिक विकास के लिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य है किसको ऋण देने से? तो कृषि को ऋण देने से है, लघु जिसको माइक्रो कहते हैं एवं छोटे उद्यम वाले को, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है? छोटे उद्यम वाले को। उपर्युक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी को जो है प्राथमिक क्षेत्र दान है, ऋण दान के लिए क्षेत्र है। ठीक है, कृषि को भी ऋण दे सकता है, ठीक है, माइक्रो या छोटे उद्यम वाले को भी, ठीक है, और छोटे उद्यम वालों को। ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारण से हो सकती है? तो सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, उसका कारण क्या सब है? द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, ये हो जाएगा पहला कारण। दूसरा क्या? उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, अगर उत्पादन ही कम होगा तो स्तर बढ़ेगा ही, कीमत बढ़ेगा ही। प्रभावी मांग में वृद्धि, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगा तो भी उसके प्राइस में, उसके कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। ये हो जाएगा डी नंबर इसका उत्तर। चलिए देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करते हैं? तो ग्रामीण परिवारों में निम्नलिखित में से जो सीधी ऋण या सुविधा प्रदान करता है वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, और दूसरा क्या है? भूमि विकास बैंक। 1 और 3 ये सही होगा, सी नंबर ऑप्शन है। ठीक, बाकी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय बैंक ये जो है सीधी ऋण सुविधा प्रदान नहीं करते हैं ग्रामीण परिवारों के लिए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? तो जो मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है वह क्या स्थिति है, देख लेते हैं। समग्र मांग की तीव्र वृद्धि, आपूर्ति से अधिक होना। जितना आपूर्ति हो रही है उससे ज़्यादा अगर मांग में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। तो ये इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से बाजार दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन होता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन होता है संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति से। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 65वां नंबर क्या है। मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई? सुनिएगा फिर से। क्या है? मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई? यह दांडेकर समिति के द्वारा की गई। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 66वां नंबर क्या है। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। हमको क्या है देखना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, सही मिला हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है एक तरफ मानव रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ रोग कारक सूक्ष्मजीव दिया हुआ है। तो मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए जो है यह वायरस से होता है। तीसरा है टाइफाइड जो है यह जीवाणु से होता है। खसरा दिया हुआ है जीवाणु, तो यह जीवाणु से नहीं होता है, यह वायरस से होता है। किससे? वायरस से होता है खसरा। तो ये सही सुमेलित नहीं है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखते हैं कौन सा तत्व कितना ज्यादा है और उससे कम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा डी नंबर हाइड्रोजन
कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है, जो आरोही क्रम में है। चलिए अगला देख लेते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो हार्मोन जो माना जाता है यह विटामिन डी को माना जाता है। ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरी प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो इसमें हमको निकालना है ये वाला फॉर्मूला यूज करके 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 के जगह आप अगर इसको R मान लेते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करके R1 R2 बाय हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो इस जगह पे R के जगह पर आप रख दीजिए 1.043, ठीक, और इस तरह R1 के जगह आप ये रख दीजिए 3.0 और इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.632 बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 71वां नंबर क्वेश्चन। 71वां नंबर क्वेश्चन में हमको युग्म को मिलान करना है। एक तरफ यंत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ मापन उपयोग दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन जो है युग्म में गलत मिलान किया हुआ है, ठीक है। हमको देखना है कौन सा गलत मिलान किया हुआ है। सबसे पहले दिया ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी का माप करता है, तो ये सही है। दूसरा है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो होता है इसमें दिया है रॉकेट की इंजन क्षमता माप करता है, तो ये गलत दिया हुआ है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, हमको गलत मिलान चूज करना था। तो क्रायोमीटर जो है यह रॉकेट इंजन की क्षमता का मापन नहीं करता, यह तापमान या प्रवाह दर करता है मेजर क्रायोमीटर। उसका क्या है, ग्रेविमीटर दिया हुआ है। तो ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन का माप करता है और फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता का माप करता है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा क्रायोमीटर, जिसमें लिखा हुआ है रॉकेट इंजन की क्षमता, ये गलत होगा। इसका मेजरमेंट जो करता है या माप करता है तापमान या प्रवाह दर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, लौह की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लौह की कील जो है वह पारे पर क्यों तैरती है और पानी में डूब जाती है? तो लौह की कीले के आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक होता है, पारे से कम होती है, इसीलिए वह पारे पर तैरती है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, क्या है, फिनोप्थिलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, यह कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये हो जाएगा सी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, एक्वारेजिया। क्या है, एक्वारेजिया के संदर्भ में असत्य हमको देखना है। तो एक्वारेजिया के संदर्भ में देखते हैं तो यह सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताजा मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसमें HNO3 और HCl का अनुपात 3:1 है, नहीं, HNO3 जो है वह 1 है और HCl 3 है। HNO3/HCl जो दिया हुआ है, मतलब अनुपात दोनों का दिया हुआ है, तो HNO3 का जो है इसका 1 है और अनुपात में HCl का 3 है। तो ये कथन जो है गलत है, असत्य है, बी नंबर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी यह प्रबल संक्षारक भी है, बिल्कुल सही है। यह सोना को गलाने में समर्थ है, ये भी सही है। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं? तो अम्ल वर्षा जो होते हैं ये किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषक के कारण होती है? तो देख लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, ठीक है, अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, क्या है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 76वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति, क्या है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आघान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान से के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? मतलब कहता है क्या, एक अज्ञात रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो है गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसको तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोगी हो सकता है? तो यह ब्लड ओ जो होगा RH- वाला इसका हो सकता है, तो ए इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं 77वां नंबर। क्या थर्मस फ्लास्क में
लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रह सकता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, क्या है, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रह सकता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। इसमें संचालन द्वारा नहीं होती है, हानि प्राप्ति संवहन एवं विकिरण द्वारा नहीं होती है, और ए और बी दोनों हो जाएगा। इसी वजह से संचालन द्वारा और संवहन या विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा की हानि नहीं होती है, तो ए और बी दोनों उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। जो तत्व है परमाणु क्रमांक को सबसे निर्धारित और सही निर्धारित करता है वह है प्रोटॉन की संख्या। इसका हो जाएगा ए उत्तर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 79वां नंबर क्वेश्चन। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यह जो है यह नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। चलिए देखते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप से संदर्भित है। ठीक है, जो पर्ण विन्यास शब्द है किसके प्रतिरूप या पैटर्न से संदर्भित है, तो यह पत्तियों के विन्यास से है, पर्ण विन्यास। ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्या गुणसूत्र डीएनए एवं डैश से मिलकर बने हुए होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के गुणसूत्र बने हुए होते हैं, सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊंचे पैरों में दारू उत्तक मतलब जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं, तो यह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव एवं संसर्जन और असंजन। ठीक है, ये हो जाएगा असंजन उत्तर। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है, ऊंचे पैरों में दारू उत्तक मतलब जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होते हैं वह कौन है, वह है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और संसर्जन और असंजन। ये हो जाएगा बी उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आवृत बीजियों के बीज खंड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है। जो अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है आवृत बीजियों के बीजांड में, तो वह होता है बीज अंडकाय। ये हो जाएगा सी ए इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है, आवेग का विमा क्या है, तो आवेग का विमा जो है यह है mL/T⁻⁻1। बाकी इसमें दिया हुआ है mL/T⁻⁻2, ये है दाब का। ठीक है, उसके बाद यह है mL/-1 T⁻², ये है बल का मतलब फोर्स का। चलिए अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है यह निर्धारित की जाती है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 86वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 86वां नंबर क्वेश्चन में कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है, तो इसमें जो एक समान बना हुआ रहता है वह त्वरण होता है, ये इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक है, जो पदार्थ यौगिक है यह है शर्करा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग कारक है, तो क्या मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैवक रोग यह कारक है किसका, प्रोशंक का मतलब प्रियोन का, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या, जल और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे कहते हैं, तो जल और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे कहते हैं जाइलम, उसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, संघ की पहचान निम्न गुणों के आधार पर करें, तो संघ की पहचान निम्न गुण में देखते हैं क्या है। सबसे पहले गुण पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ये प्राणी जलीय लवणीय अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमको संघ की पहचान करना है उनके गुण के आधार पे, तो पहला गुण दिया हुआ है ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। दूसरा क्या है, ये त्रिकोरिकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुह्य प्राणी होती है।
तीसरा दिया हुआ है इसका शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। तो ये भी अगला देख लेते हैं। क्या इन प्राणियों के अनुदैर्घ्य तथा वृत्तकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। क्या है चौथा पॉइंट, इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्तकार दोनों प्रकार के पेशियां पाई जाती है जो चलने में सहायता करती है। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा प्राणी है। तो यह है एनेलिडा, इसका डी उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो दिया हुआ है एनेलिडा से रिलेटेड है। अगला देखते हैं 91 नंबर, क्या निम्न में कौन सा गुण रज्जुकी का नहीं है। तो जो रज्जुकी का गुण नहीं है वह देखना है। क्या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, सही है। क्या क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है, नहीं। क्लोन छिद्र जो है अनुपस्थित नहीं होता है, वह उपस्थित होता है। ग्रसरी में क्लोन छिद्र जो है वह होते हैं। तो ये कथन गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी हृदय अधर भाग में होता है, सही है। एक गुदा पुष्ट उपस्थित होते हैं, ये सब सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर जो कहता है क्लोन छिद्र अनुपस्थित होते हैं। तो क्लोम छिद्र अनुपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित होते हैं। गो ग्रसनी में क्लोम छिद्र होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 92 नंबर, कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं वह है थाइमोसिन हार्मोन, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, क्या है रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन है। तो रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन है एट्रियल नेट्रियोरेटिक कारक, ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है 95 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है यह प्रतिपादित किया जाता है सिंगर वो निकोलसन द्वारा, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या है इसमें फिर से देख लीजिएगा 95 नंबर, क्या कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यह सिंगर वो निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, क्या है पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो शासक है अपनी राजधानी बनाया, यह उदयन बनाया था, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, क्या है 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। क्या 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी, यह बैठ बेगारी पर, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में, क्या है क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, नेतृत्व किया था। तो बिहार में जो अलग प्रांत के लिए आंदोलन चला था जिसके परिणाम स्वरूप बिहार उड़ीसा के लिए एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था, यह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर, क्या है बिहार के किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी। तो यह जो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई थी यह खुदीराम बोस को दी गई थी, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में प्रमुख संस्थापक कौन शामिल नहीं थे। इसमें देख लेते हैं, क्या है राम वृक्ष बेनीपुरी ये शामिल थे, राम मनोहर लोहिया ये भी शामिल थे, जयप्रकाश नारायण ये भी शामिल थे। तो ये जो है इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शामिल नहीं थे, सभी शामिल थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक। इसका क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है लीची अनुसंधान क्षेत्र निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो लीची अनुसंधान क्षेत्र बिहार के मुसहरी में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पुराना जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार जो है बिहार के जो क्षेत्र है पटना और गया का क्षेत्र यहाँ पाई जाती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते क्या है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो बिहार में दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो कहलाती है यह है आहर और पाइन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 104 नंबर, बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो यह है किशनगंज जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है। तो जो आबादी सर्वाधिक है यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 106वां नंबर क्वेश्चन, क्या है
देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया के फाल्गु नदी पर किया गया है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 411 मीटर। ये हो जाएगा ए नंबर उत्तर इसका। देखते हैं 107वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या पाई गई थी? तो 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या पाई गई थी। चलिए देखते हैं 108वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 108वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2001 से 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो यह किशनगंज और सहरसा है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से निर्मित है? तो पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज जो है यह जो निर्मित है यह हॉलैंड डच की शैली से, ये हो जाएगा 20 इसका उत्तर, हॉलैंड डच। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। 110वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो जो 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था वह था फणींद्रनाथ घोष। कौन है? फणींद्रनाथ घोष, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 111वां नंबर क्वेश्चन। 111वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमको देखना है कौन कौन सा कथन है। सबसे पहले दिया हुआ है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं की वितरित है। तो ये केवल ब्रांडेड नहीं, सामान्य है, सभी पशु के लिए जो है चिकित्सा दवा की है। तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है, इस केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया है। बिल्कुल सही है। उसका तीसरा नंबर दिया हुआ है, इस परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। ये भी सही है। तो ये 2 और 3 कथन सत्य है, ठीक है, और पहला कथन असत्य है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं उसके बाद 112वां नंबर क्वेश्चन। 112वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो 1996 में पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिनियम में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। बिल्कुल सही है। तीसरा सी नंबर में क्या दिया हुआ है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीट को छोड़कर रहना होगा। सबसे पहले तो यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कहा गया है। तो ये कथन असत्य है, सी नंबर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 113वां नंबर क्वेश्चन। 113वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना है इसमें कौन कौन सा कथन दिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के। ठीक है, सबसे पहले दिया है, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी 2017 से शुरू की गई। बिल्कुल सही है। क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो है क्या है, मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं क्या है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ये भी सही है। जो गर्भवती महिला होते हैं जो स्तनपान कराने वाली महिला है, माता है, उसके लिए 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। ये भी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से आता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सही है। अगला देख लेते क्या है, दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। ये भी सही है। इनमें से सभी कथन सत्य है, तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 114वां नंबर क्या है, कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो कैसलर सिंड्रोम का
संबंध जो है यह पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, यही केसलर सिंड्रोम का संबंध है। फिर से सुनिएगा, क्या है केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो यह निम्नलिखित, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। अगला देख लेते हैं 115वां नंबर, क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोडेट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोडेट्स का जो उपयोग किया जाता है, ये कौन सी बीमारी का पता है? क्षय रोग, टीबी की पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? वेसेल रेखा, सॉरी वेलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल में अकादमिक अध्ययनों एवं वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया, क्या है? वेसेल रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो यह रेखा है एक जैव भौगोलिक सीमा में जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 117वां नंबर क्वेश्चन। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा भारत के किस शहर, क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो यह इंदौर में शुरू किया जा रहा है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 118वां नंबर, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रीय टास्क फोर्स की अध्यक्षता जो करेंगे यह न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट करेंगे। कौन? न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट करेंगे। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन जो बिहार में किया गया, यह किया गया मोतिहारी में। ये कहाँ किया गया? मोतिहारी में, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना है। चलिए अगला देख लेते हैं 120वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक थीम जो था वह था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, अंग्रेजी में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया है, किस देश की तैराक है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है यह किस देश की? जिम्बाब्वे की तैराक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किया है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सा एक नहीं है? तो जो यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल नहीं किया गया 6 संपत्ति में, वह कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो पहला भारतीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित किया गया था यह सिएटल अमेरिका में किया गया था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 124वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम यूलो उत्सव, क्या है? न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किन जनजाति से है? तो न्योकुम यूलो उत्सव जो है यह नीशी जनजाति से है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 125वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? देश के किस राज्य में गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई? तो ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है बिहार में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 126वां नंबर क्वेश्चन। 126वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? तो अनुमानित वृद्धि दर थी 14.5%। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या? तो यह अनुमानित वृद्धि दर जो थी यह 14.5% थी। अगला देखते हैं 127वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो कुल बजट का 25% से अधिक आवंटित किया गया शिक्षा के क्षेत्र के लिए। अगला देखते हैं, क्या है? कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ होगा? तो कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से जो लाभ होगा, अररिया
को लाभ होगा, पूर्णिया को लाभ होगा, कटिहार को लाभ होगा, किशनगंज को लाभ होगा। तो 1, 2, 4 और 5 ये कितने नंबर ऑप्शन में है? डी नंबर ऑप्शन में है, यही सही होगा। देखते हैं 129वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? तो नए चिड़ियाघर जो खुलने वाले हैं ये सासाराम में और उसके बाद जमुई में, फिर गया जी में। 1, 2 और 4 होगा, बी नंबर इसका सही उत्तर। अगला देख लेते हैं क्या है 130वां नंबर, बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है पश्चिमी चंपारण और बक्सर में, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तन किया जा सके? तो यह है INS गुलदार, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 132वां नंबर क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन किया गया यह नई दिल्ली में, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? तो मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग रही यह 118 रही, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 134वां नंबर क्या है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस की जो 2025 की थीम थी, हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 135वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम क्या है? तो 32 बिट 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के जो नाम है यह विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है, बी हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं जो ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसमें जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। दूसरा है कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला, ये भी सही है। तो मतलब 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण पुरस्कार मिला। और दूसरा क्या है, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला, ये दोनों कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं 137वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो डिजिटलकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जो एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए भारत या सिंगापुर के साथ किए, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 138वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देख लेते हैं कथन क्या है, 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ, ये तो कथन सत्य है। मतलब 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन देख लेते हैं क्या है, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ, ये गलत है। सबसे अधिक रेमिटेंस जो है यह महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ, तो दूसरा कथन गलत है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, एक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 139वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रख्यात हिंदी लेखन विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सही हैं? तो देख लेते हैं जो हिंदी लेखन में विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके सम्मान के संबंध में जो कथन सत्य है देख लेते हैं क्या है, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा कविता और निबंध क्या है, लघु कथा कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही है। क्या कहता है, वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, डी इसका उत्तर हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही और इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।